हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का थर्ड क्लास करेंगे। ठीक है, ये जो कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है। ये मात्र 299 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको जीएस का कंप्लीट प्रिपरेशन, सीसेट का कंप्लीट प्रिपरेशन, करंट अफेयर का कंप्लीट प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज भी अच्छे से करवाया जाएगा डिस्कशन के साथ। तो सारे कोर्स को आप सम्मिलित हैं मात्र 299 रुपये में पूरा चीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सारा पीडीएफ सब चीज़ 299 रुपये में आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का तीसरा क्लास आज करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों। ये देखिए पीडीएफ मैंने आपको पहले ही दे दिया था, जो बच्चे पेड ग्रुप में ज्वाइन किए थे उनको पहले ही पीडीएफ ये दे दिया था। ठीक है, और हम लोग जो है 2 क्लास ले चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी का, हम लोग तीसरा क्लास आज लेंगे। तो 2 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया था दोस्तों। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे साइलेंस जीन का। तो मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पे प्रोसेस मैंने बताया था, आप देखिए ये वाला, कि हर जाइगोट में, हर सेल में 46 डीएनए होता है। ठीक है, पहला दिन, और ये डीएनए जो है फिर बहुत डीएनए में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते थे रेप्लिकेशन या डेवलपमेंट। फिर बहुत सारा डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये सब मैंने चर्चा किया था। फिर जो आरएनए है वो आपका आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए में कन्वर्ट होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये जो आरएनए है, 3 आरएनए, ये कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, जो एक बच्चा का रूप ले लेता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आप देख रहे हैं जो हमारा भ्रूण था, जाइगोट था, वो किस तरह से एक बच्चे में कन्वर्ट हो गया 9 महीने के बाद, और किस तरह से उसको रेप्लिकेशन हुआ तो बहुत सारा डीएनए बना। बहुत सारा डीएनए जब आरएनए में बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बहुत सारा आरएनए जब एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए में कन्वर्ट होता है उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब ये आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन में तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरह से हमारा जो एक सेल था वो एक बच्चे में, बेबी में कन्वर्ट होगा। तो अगर मान लो आपको पता है कि ये जो जीन है उसी से हमारे बॉडी में आनुवांशिकता पता चलता है। तो अगर माँ बाप में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन में कुछ दिक्कत है, तो वही बच्चे में आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम इस फेज में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन वाला फेज में, जिसमें हमारे आरएनए बन रहा है और फिर आरएनए से ही बच्चा बन रहा है, तो अगर इसी में हम लोग इसको रोक देंगे तो क्या होगा कि जो माँ बाप में जो बीमारी था, जेनेटिक डिसऑर्डर था, जो आनुवांशिक रोग था, वो बच्चे में नहीं आएगा। तो उसको हम लोग बोलते थे साइलेंस्ड जीन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जीन हमको नहीं चाहिए उस जीन को हम लोग साइलेंस कर देते हैं। ठीक है, साइलेंस जीन, या इसको जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, या इसको हम लोग पीटीजीएस भी बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्टेड जीन साइलेंसिंग। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन को हम लोग साइलेंस कर देते हैं। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होता था? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होता था जब आरएनए जो है आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए में कन्वर्ट होता है तो उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो अगर इस प्रक्रिया में हम लोग रोक देंगे और यहाँ पे दूसरा जीन लेके आ जाएंगे जिससे कोई नुकसान नहीं है, तो हमारा जो प्रोटीन डेवलप होगा, जो बेबी डेवलप होगा, वो क्या होगा? हेल्दी बेबी होगा, उसमें कोई रोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग जीन साइलेंसिंग बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसमें जीन को एक साइलेंस कर दिया। जो जीन हमें नहीं चाहिए था उसको वहाँ से हम लोग रिमूव कर दिए। ठीक है, इसको और हमने इंटरफेयर किया ना, हमने यहाँ पे इंटरफेयर कर दिया कि जो नॉर्मल प्रोसेस से हमारा जीन बन रहा था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमारा आरएनए था वो आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए में जो कन्वर्ट होता था, ये नॉर्मल प्रोसेस से था। तो हम लोगों ने क्या किया, जीन को साइलेंस कर दिया। फिर हमने आरएनए में इंटरफेयर किया ताकि ये वाला चीज़ ना बने। इंटरफेयर मतलब क्या? हस्तक्षेप किया, ताकि ये वाला चीज़ ना बने, ताकि हमारा जो बेबी बने वो हेल्दी बने। इसको हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जीन में इंटरफेयर किया, हम लोगों ने आरएनए में इंटरफेयर किया। तो आरएनए इंटरफेरेंस समझ गया क्या होता है? तो अगर कोई पार्टिकुलर जीन है जो म्यूटेट हो रहा है, मतलब म्यूटेट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। देखिए, अगर हमारा पता है कि अगर बॉडी में क्या होता है, डीएनए के ही अंदर होता है जीन। ये सब मैंने आपको बता दिया कि जीन क्या होता है। देखिए, हमारे बॉडी में लगभग 25,000 से 26,000 जीन होता है। ठीक है, और डीएनए अगर हम देखेंगे तो ये होता है तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर होता है। 3 बिलियन मतलब 300 करोड़ बेस पेयर रहता है। तो सभी जीन डीएनए नहीं होता है, लेकिन सभी डीएनए जीन होता है। वही जीन डीएनए होगा जो, मतलब वही डीएनए जीन होगा जो हमारा आनुवांशिकता में मदद करेगा, हेरिडिटी में मदद करेगा, जिसके कारण आनुवांशिकता होगा। उसी को हम लोग, उसी डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। इसका मतलब
सभी जीन डीएनए तो होगा, लेकिन सभी डीएनए जीन नहीं होता है, क्योंकि डीएनए का संख्या होता है 300 करोड़ के आसपास और जीन होता है 25,000 से 26,000। समझ में आया? तो अगर मान लीजिए तो क्या होगा, तो ये जो जीन है इसी से हम लोग के शरीर में आनुवांशिकता होता है। जैसे कि मान लीजिए माँ बाप का बाल अगर ब्राउन है तो ज़्यादा चांस है उसका बच्चा का भी बाल ब्राउन होगा। तो ये जो आया आनुवांशिकता हुआ, हेरिडिटी हुआ, वो कौन किया? जीन किया। तो अगर मान लो जीन जो होगा मतलब बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक चेंज करने लगे, बहुत ज़्यादा म्यूटेट करने लगे, चेंज होने लगे और अनकंट्रोल ग्रोथ हो, तो उसी से हमारा क्या होता है? कैंसर। ठीक है, तो हमने देखा था कि डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए एमआरएनए, आरएनए टीआरएनए में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम उस वहीं पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में ही अगर आरएनए को इंटरफेयर कर देंगे तो हमारा जो प्रोटीन डेवलप होगा वो बहुत हेल्दी होगा, उसी को आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो क्या होता है, अगर मान लो कोई पार्टिकुलर जीन म्यूटेट हो रहा है, म्यूटेट का मतलब होता है कि उसमें बहुत जल्दी सडन मतलब अचानक जेनेटिक चेंज हुआ, बदलाव हुआ, जो कैंसर वैंसर जो होता है उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, तो जो हमारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो भी मैकेनिज्म होता है उस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, जो जीन कन्वर्ट होने वाले था एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए में जो आरएनए कन्वर्ट होना था, वहाँ पे हम लोग उसको रोक देते हैं ताकि जो बच्चा हेल्थ डेवलप होगा उसमें कोई बीमारी ना हो और डिजीज जो है उसको क्योर किया जा सके। ये सब मैंने आपको बता दिया पहले और अभी भी मैंने इसको रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग इंटरफेयर किए आरएनए में, किए ना हम लोग। देखो यहाँ पे आरएनए में इंटरफेयर किए नहीं, ताकि ये ना बने, क्योंकि देखिए ये जो प्रोटीन बन रहा है वो किससे बन रहा है? इससे बन रहा है। और ये किससे बन रहा है? ये बन रहा है आरएनए से। तो अगर हम ये, तो पूरा बीमारी का जड़ कौन है? ये है। अगर यहीं पे हम इसको हटा देंगे तो जो प्रोटीन डेवलप होगा वो हेल्दी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आरएनए में इंटरफेयर करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन वाला फेज में। ठीक है, समझ में आया? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन वाला फेज में इंटरफेयर करते हैं, इसीलिए इसको आरएनए आई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। तो जितने भी इससे क्या होता है, जो भी जीन डेवलप होने वाला था वो साइलेंस हो जाता है, इसलिए इसको साइलेंस जीन भी बोलते हैं। तो जितना भी जेनेटिक बीमारी होगा, आनुवांशिकता रोग होता है, सभी को इस टेक्निक के द्वारा, आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा, जीन साइलेंसिंग के द्वारा क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? ये पीडीएफ में दे दिया हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए जीन साइलेंसिंग का हर फील्ड में उपयोग है। जैसे एग्रीकल्चर में भी उपयोग है। जैसे एक सबसे पहले एक टमाटर बनाया गया था जिसका नाम था फ्लेवर सेवर टमाटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो एक टमाटर बनाया गया था। क्या क्या है वो बताते हैं अभी आपको हम। तो देखिए फ्लेवर सेवर टमाटर के बारे में हम भी आपको बता देते हैं। उसके बाद ब्लू रोज बनाया गया था। ब्लू रोज मतलब नीला गुलाब। एडिबल कॉटन सीड, जनरली जो कपास का कॉटन मतलब कपास का जो बीज होता है उससे सब बीज से तेल निकलता है, लेकिन क्या कपास का बीज को आप खा पाओगे? क्या नहीं खा पाओगे। तो ऐसा हम लोग जीन बना रहे हैं, ऐसा हम लोग कॉटन का सीड बना रहे हैं, उसके बीज को हम लोग कॉटन के बीज को खा भी पाएंगे। ठीक है, प्याज काटते हो तो सब आंसू आ जाते हैं आँख से। तो हम लोग मान लीजिए कोई प्याज है, ठीक है ना, और इस प्याज में जो आंसू लाता होगा वो कौन लाता होगा? कुछ जीन होगा, जीन होगा। तो अगर हम उसको जीन को हटा दें, साइलेंस कर दें, है ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेज में जो हमने ऊपर देखा, तो ये प्याज से आंसू नहीं निकलेगा। तो टीयरलेस ओनियन, टीयर मतलब होता है आंसू, तो आंसू रहित प्याज भी हम लोग बना सकते हैं। हम लोग पता है कि कॉफ़ी में बहुत सारा कैफ़ीन रहता है, तो हम लोग ऐसा कॉफ़ी बना सकते हैं जिसमें कैफ़ीन बहुत कम हो, तो डीकैफिनेटेड कॉफ़ी भी बना सकते हैं। हम लोग ओपियम बना सकते हैं, पॉपी, जो ओपियम मतलब हम लोग जो अफीम ये सब बना सकते हैं, लेकिन वो नुकसान उतना नहीं करेगा। तो ये सब कैसे हो रहा है कि जीन को हम लोग, जो जीन हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम साइलेंस कर दे रहे हैं, उसको हम आरएनए इंटरफेरेंस से हटा दे रहे हैं। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेज के बाद। समझ में आया? तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों जीन साइलेंसिंग, जीन थेरेपी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेज, है ना, पीटीजीएस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग। यहाँ पे ये सब सारा चीज़ एक ही नाम है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इसी से यूपीएससी क्वेश्चन बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सब चीज़ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ब्लू रोज क्या होता है, नीला गुलाब क्या है दोस्तों? देखिए लाल गुलाब में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डाई हाइड्रो फ्लेवर रिडक्टेंस। क्या नाम है? डाई हाइड्रो फ्लेवोनल रिडक्टेंस। तो एक एंजाइम होता है लाल गुलाब में जिसका नाम है डाई हाइड्रो फ्लेवोनल रिडक्टेंस। यही जो एंजाइम होता है वो गुलाब को लाल कलर का देता है, लाल कलर देता है। जनरली सभी गुलाब लाल कलर का होता है, किसके कारण? इसी के कारण, ड्राई हाइड्रोफ्लेवनल रिडक्टेंस। अगर इस वाला एंजाइम को आप हटा दो, ठीक है, तो क्या होगा? गुलाब जो है लाल कलर का नहीं होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो रेड रोज का जो जीन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए में कन्वर्ट होता है।
अब यही आरएनए जो होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA, rRNA और tRNA में कन्वर्ट होता है, और इसी से जो है नया गुलाब का प्रोटीन मतलब नया गुलाब का या नया गुलाब का जनरेशन होता है। तो ये यहाँ से यहाँ जो कन्वर्ट हो रहा है, अगर हम इसी को रोक देंगे तो डाईहाइड्रोफ्लेवोनल रिडक्टेंस जो है काम नहीं करेगा, तो इसी स्टेप को हम टर्मिनेट कर देते हैं। जो पोस्ट हम लोग को कोई अगर जीन में साइलेंस करना है तो हम जो इंटरफेयर करते हैं वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेज में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेज में ही जो हमारा आरएनए होता है वो mRNA, rRNA और tRNA में कन्वर्ट होता है, और यही mRNA, rRNA और tRNA जो है आगे चल के एक नया प्रोटीन या एक नया बॉडी या एक नया फूल का निर्माण करता है। तो हम लोग जो इंटरफेयर करते हैं वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेज में करते हैं, ठीक है। तो जो जीन में डाईहाइड्रोफ्लेवोनल रिडक्टेंस है उसको हम लोग डेवलप होने से रोक देते हैं। तब क्या होगा, जो ये गुलाब का लाल कलर होता था वो इस कंपाउंड के कारण होता था, इस एंजाइम के कारण। तो वो एंजाइम जिस जीन में है उस जीन को हम लोग साइलेंस कर दे रहे हैं। अब जाके लाल गुलाब जो है नहीं होगा, अब लाल गुलाब जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से हम लोग जीन साइलेंसिंग करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस कर रहे हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेज में कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग पहला जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए थे, जीन को मॉडिफाई करके जो प्लांट बनाए थे, ठीक है, जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, वो बनाए थे फ्लेवर सेवर टोमेटो। आपको पता है टोमेटो बहुत जल्दी क्या होता है, टमाटर जो होता है बहुत जल्दी गल जाता है, बहुत जल्दी मतलब पक जाता है ना, और तो पिलपिला जाता है। तो लेट से पिलपिलाए और लंबे समय तक चले, इसके लिए हम लोग उसके जीन में मॉडिफाई करते हैं और नया टमाटर बनाए हैं जिसका नाम है फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है, जिसको आसानी से ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर सकता है। और इसमें राइपनिंग प्रोसेस मतलब पकने का जो दर है उसको हम लोग स्लो कर दिए। राइपनिंग मतलब पकने, राइपन मतलब होता है पकने का जो दर है उसको हम लोग प्रोसेस जो है उसको स्लो कर दें, ताकि टमाटर धीरे धीरे पके और उसको आसानी से लंबे दूरी तक हम लोग ट्रांसपोर्ट कर दें और सड़े नहीं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप प्याज भी बना सकते हो, जिस जीन के कारण हो रहा है आंसू आ रहा है उसको हटा दो। कॉटन का बीज को हम लोग खा भी सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग जीन मॉडिफाई करेंगे। हम लोग कॉफ़ी भी बना सकते हैं जिसमें कैफ़ीन ना हो, तो जिस जीन में जिस जीन में कैफ़ीन है, जिसके कारण कॉफ़ी में कैफ़ीन आ जाता है, जो जीन के कारण, उस जीन को हटा दो, आपका बिना कैफ़ीन वाला कॉफ़ी बन जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है, समझ में आ गया, मैकेनिज्म समझिए आप, ठीक है। आप देखिए बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है एडवांसमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट, पौधा, एनिमल मतलब पशु, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर यूज करते हो आप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप अगर यूज आप करते हो टेक्नोलॉजी में, तो उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है और टेक्नोलॉजी और साइंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया था लेक्चर नंबर 1 में, तो उसको देखिए ज़रूर, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आप सब दूध से दही बनाते हैं, तो क्या यूज होता है उसमें, बैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है। हम लोग बायो टॉयलेट जो ट्रेन में होता है वहाँ पे भी बैक्टीरिया यूज होता है। जो आप गोबर गैस बनाते हो वहाँ भी बैक्टीरिया यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आप वैक्सीन बना रहे हो तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो रहा है, ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब सारा अगर प्लांट, एनिमल, कोई भी एनिमल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम प्रयोग टेक्नोलॉजी के रूप में कर रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, मतलब इसका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। इसका प्रयोग बायोकेमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी कर सकते हैं। ये क्या है, कोई काम का नहीं है उतना। बायोकेमिस्ट्री का नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग कोई केमिकल बना रहे हैं जीवन से, लाइफ बायो से। जैसे मान लिया प्लांट है, प्लांट में कुछ केमिकल होगा, है ना। जैसे मान लो कैक्टस का पौधा है या तुलसी का पौधा है, उसमें कुछ केमिकल होगा, तो तुलसी का पौधा का रस निकाल लो, फिर उससे कुछ प्रयोग करो, तो उसको बायोकेमिस्ट्री बोल दिया। माइक्रोबायोलॉजी मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग करते हैं बायोलॉजी में। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब जो भी प्लांट और एनिमल या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास जो भी इंफॉर्मेशन है कि इसमें ये होता है उसमें वो होता है, उसको हम स्टोर करेंगे तो उसको हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। जैसे हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होता है, तुलसी में जो एंटीसेप्टिक गुण होता है, अदरक में जो है खाओगे तो उसका गला का खराश वराश दूर हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि आप देखेंगे आयुर्वेद पूरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे भी बेस्ड है ना। तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो देखिए जो बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन का मतलब जो इसका प्रयोग है, जो इसका योगदान है या जो इसका यूज है, उपयोग है, वो अलग अलग क्षेत्रों में है। तो हम लोग क्या किए हैं,
उसको अलग अलग कलर के हिसाब से डिवाइड कर दिए हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ डार्क बायोटेक्नोलॉजी, तो डार्क बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है जब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग कोई बायो टेररिज्म, जैव आतंकवाद फैलाते हैं या बायोलॉजिकल वीपन्स बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं डार्क बायोटेक्नोलॉजी। डार्क बायोटेक्नोलॉजी इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपको पता है कि बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस बहुत खतरनाक होगा, है ना। अगर हम किसी देश में उस इतना इतना खतरनाक बैक्टीरिया वायरस, मान लीजिए एक देश है ये और एक देश है वाई, तो एक देश इतना लैब में इतना भयंकर मतलब जीव बना लिया, ठीक है, वायरस के रूप में, जो और वो क्या कर दिया, वो दूसरे देश में छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा वो अर्थव्यवस्था ये सब चौपट कर सकता है, देश को बर्बाद कर सकता है, और हुआ भी है। अभी भी बहुत सारे देश जो है बायो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके केमिकल वेपन्स ये सब बहुत खतरनाक बनाते हैं, जिसमें जीवाणु विषाणु ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भरा होता है, फिर उससे नुकसान होता है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन एग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलियन समझौता है, आपने पढ़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको ऑस्ट्रेलिया का समझौता, ऑस्ट्रेलियन एग्रीमेंट, जिसका इंडिया सदस्य है, जो बोलता है कि बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल मतलब जो प्लांट एनिमल का प्रयोग नहीं कर सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग नहीं कर सकते हो हथियार के रूप में, और ना ही केमिकल का प्रयोग कर सकते हो। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास ऑस्ट्रेलियन एग्रीमेंट है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो डार्क बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ जहाँ पे आप प्लांट एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके आतंकवाद फैला रहे हो या फिर कोई भी हथियार बना रहे हो, ठीक है। जैसे बोला जाता है कि जो कोरोना था, ऐसा क्लेम किया जाता है कि जानबूझ के चाइना ने अपने लैब में प्रैक्टिस करके कोविड का वायरस बनाया और पूरे देश में जो है फैला दिया, पूरे विश्व में। इससे क्या हुआ, देखिए चाइना को बहुत कम नुकसान हुआ है कोरोना में, ठीक है, लेकिन बाकी देश को बहुत नुकसान हुआ है, राइट। तो बोला जाता है कि चाइना ऐसा किया होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम हथियार भी बना सकते हैं, हथियार मतलब विषाणु और कीटाणु का हथियार, है ना, और बायो आतंकवाद भी फैला सकते हैं। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग कलर के आधार पे किए, उसको बोलते हैं वायलेट। वायलेट का मतलब क्या होता है, बैगनी, नहीं, वायलेट का मतलब क्या होता है, पर्पल मतलब बैगनी होता है, वायलेट का मतलब, ठीक है। तो वायलेट का मतलब भी होता है दोस्तों बैगनी। तो वायलेट बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एथिकल और फिलोसफिकल इशू होता है। एथिकल मतलब कि क्या हमें इस टाइप का एनिमल बनाना चाहिए, क्या हमें ये करना चाहिए, क्या हमें वो करना चाहिए, जहाँ भी तो नैतिकता का मुद्दा हो जाएगा, जहाँ भी फिलोसफिकल मुद्दा हो जाएगा, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग वायलेट बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। दूसरा होता है भूरा, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। ग्रे मतलब जब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग आप इन्वायरमेंट के लिए करोगे तो उसको हम लोग इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी या ग्रे बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगला है गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे उसको बोलते हैं गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आपको पता है कि तुलसी से, नीम से, ये सब में बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा गुण होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है जीव के बारे में अच्छा, चाहे ख़राब इन्फॉर्मेशन भी है, किससे नुकसान भी होता है, तो वह सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स या गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं ग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी का, तो ग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी मतलब उस एरिया में होता है जो बहुत ही सूखा या ड्राई क्षेत्र में होता है। तो सूखा और ड्राई क्षेत्र में के जीवों पर जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है उसको हम लोग ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये अगला है रेड बायोटेक्नोलॉजी। जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं मेडिकल फील्ड में, ठीक है, स्वास्थ्य फील्ड में, तो उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे आप दवा बना रहे हो, मान लीजिए जैसे इंसुलिन बना रहे हो, तो वो भी, या कोई पैरासीटामोल बना रहे हो, तो उसमें कुछ चीज़ होता होगा जो आपको प्लांट एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता होगा। हम वैक्सीन बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कोई वायरस से, है ना। तो उसको हम लोग रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। फिर अगला है येलो, पीला पीला बायोटेक्नोलॉजी। जब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप पोषण के स्तर को सुधारते हो तो उसको हम लोग येलो बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे हम लोग, आपको पता है गोल्डन राइस बनाते हैं, तो गोल्डन राइस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चावल में एक अलग से जीन डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है, चावल में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके न्यूट्रिशन के स्तर को बढ़ाएंगे तो उसको हम लोग येलो बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जिस तरह हम लोगों ने क्या किया, चावल के दाना में एक एक्स्ट्रा जीन डाला जो विटामिन ए जिसमें रहता है, और वो अगर चावल जिसको गोल्डन राइस बोलते हैं उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, और वो चावल अगर कोई व्यक्ति खाएगा तो उसको विटामिन ए का कमी नहीं होगा, जो भारत सरकार प्रमोट भी कर रहा है। तो उसको हम लोग येलो बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो न्यूट्रिशन के रूप में करते हैं। बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। जब हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग एग्रीकल्चर के फील्ड में करते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड बनाना हो
या कोई बीज बनाना हो, जैसे हम लोग बीटी कॉटन बना रहे हैं, तो इसमें हमने क्या कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कॉटन के लिए सीड बनाए, बीज बनाए, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी मस्टर्ड, वो सब, तो उसको बोलते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, जब आप बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में करते हो। अगला है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू मतलब नीला, तो जब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग आप मेरीन एनिमल में करते हो, पानी में करते हैं, पानी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अगला है वाइट बायोटेक्नोलॉजी, जब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग आप उद्योग जगत में करते हो, तो उसको बोलते हैं वाइट बायोटेक्नोलॉजी, श्वेत बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का अलग अलग प्रयोग था के आधार पे हम लोगों ने अलग अलग कलर में डिवाइड किया, तो यह यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप याद रखिएगा। अगला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम लोग आर डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? आर डीएनए। बहुत ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है। ठीक है, आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम लोग आगे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसजेनेसिस का मतलब एक जीन को दूसरे जीन में डालना, उसको ट्रांसजीन बोलते हैं। जैसे ट्रांसफ़र में क्या होता है, एक व्यक्ति को हटा के दूसरे स्थान पे ले जाना, उसको उसी तरह ट्रांसजेनेसिस मतलब, ट्रांस मतलब होता है कि आप भेज रहे हो इधर से उधर, और जेनेसिस मतलब जीन को इधर से उधर भेज रहे हो। ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन को मॉडिफाई कर देंगे, चेंज कर देंगे। फिर बायोपेस्टिसाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। तो पहला जो इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। आर मतलब क्या हो गया? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हार्ट एंड सोल है। सोल, हार्ट मतलब हृदय और आत्मा है बायोटेक्नोलॉजी का। जिस तरह से एक व्यक्ति के जीने के लिए हृदय का रहना बहुत ज़रूरी है, आत्मा का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना शरीर आत्मा का और बिना ये जो है दिल का, शरीर मृत है। शरीर से अगर हार्ट बंद हो जाएगा तो मर जाएगा, आत्मा निकल जाएगा, मर जाएगा। उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी से अगर हम आर डीएनए टेक्नोलॉजी को हटा देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हटा देंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी का वजूद ही खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आर डीएनए टेक्नोलॉजी को हार्ट एंड सोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो पीडीएफ में आप सुधार लेंगे। SOL नहीं है, ये SOUL है। सोल मतलब आत्मा, हार्ट मतलब हृदय। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, आर डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिए, आर डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कुछ एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं। एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं। तो एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, या इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो हम लोग आर डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस भी न्यूक्लियस का प्रयोग करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो रहा है? रेस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़ अगर बढ़ रहा होगा या तो उसको काट देना, तो रुक जाएगा ये। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है वो एक कैंची का काम करता है, सीजर का काम करता है। सीजर, SCISSOR। ठीक है, सीजर का मतलब होता है कैंची। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो होता है वो एक सीजर का काम करता है। वो क्या करता है, डीएनए को जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे काट देता है। जैसे हम चाहते हैं कि मान लो यहाँ ये इतना लंबा डीएनए है, और हम चाहते हैं कि ये वाला डीएनए को हम यहाँ से काट दें, हटा दें। तो कैसे हटाओगे? काटोगे तब ना। तो किसी भी डीएनए को किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे काटने के लिए जो एंजाइम प्रयोग होता है उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहला चीज़ हम लोग यूज करते हैं वो एंजाइम। एक एंजाइम प्रयोग करते हैं, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो क्या करता है, डीएनए को एक स्पेशल जगह पे काट देता है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज भी जो एक एंजाइम है, ये क्या करता है, दो डीएनए को जोड़ देता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लो ये मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पे समुद्र, ये क्या है, ये है मरुस्थल है। तो यहाँ क्या पता है कि कैक्टस होता होगा, कैक्टस। तो कैक्टस जो होता है वो मरुस्थल में आसानी से रह लेता है ना। तो इसमें कुछ जीन होगा जो इसको हेल्प करता होगा कि पानी नहीं भी हो
तो इसको हम ये आसानी से जी लेगा। तो कुछ इसमें जीन होगा, ठीक है। एक मान लो आपको पता है कि पृथ्वी में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, पानी की कमी होते जा रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो मान लीजिए ये चावल है, राइस। अब चावल के लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बिना पानी के चावल जो है ग्रोथ नहीं करता है ज़्यादा। तो चावल में कुछ ऐसा जीन होगा जो बोलता होगा कि हमको ज़्यादा पानी चाहिए तभी हम ग्रोथ करेंगे, ठीक है। और जो ये कैक्टस है उसमें ऐसा जीन है जो बोलता है कि पानी अगर नहीं भी हो तो भी हम काम चला लेंगे, ठीक है। तो बहुत बच्चे भी हम समझ गए होंगे कि हम क्या कहना आगे चाह रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तो अभी देखिए, अभी समझ जाएंगे। तो अगर हम चावल में ये वाला जो जीन है, ठीक है, उसको हटा दें, ठीक है, और कैक्टस वाला ये जो जीन है वो अगर चावल में लगा दें तो चावल का ऐसा बीज बनेगा जो कम पानी में भी हो जाएगा। तो हम जो यहाँ से जीन को हटा रहे हैं, कैक्टस से जो जीन को हटा दे रहे हैं, जिसके कारण कैक्टस जो है को कम पानी में भी जी लेगा, और चावल में वो वाला जीन हटा दे रहे हैं जिसके कारण चावल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो कोई भी डीएनए को काटने के जीन कहाँ होता है, जीन होता है डीएनए में, ठीक है। मैंने बताया ऊपर आपको कि सभी डीएनए जीन नहीं होता है, वही जीन डीएनए होता है जो आपका हेरिडिटी में मदद करता है, ठीक है, आनुवंशिकता में मदद करता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कैक्टस का जीन हटा दे रहे हैं। तो कैक्टस का ये वाला जीन है, पूरा जीन तो पानी के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, ये वाला जीन होगा, तो यहाँ से काटना पड़ेगा। तो कैसे काटेंगे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। तो काट दिए, और चावल में जो ये वाला जीन है उसको हटाना पड़ेगा। तो ये वाला जीन को हटाएं, कैसे हटाएं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से हटा दिए। अब क्या करेंगे, ये वाला जीन हमने जो कैक्टस में हटाया है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, और चावल तो ऐसे ही बच गया, ऐसे बचा, ये वाला जीन हट गया, खाली हो गया यहाँ पे। तो ये वाला जीन को यहाँ पे लेके ऐसे करें और जोड़ देंगे। तो काटने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। और दो जीन को जोड़ने के लिए, दो डीएनए को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कैक्टस से जीन हटा के चावल में जोड़ दिया ताकि ऐसा चावल बने जो कम पानी में भी ग्रोथ हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैक्टस के डीएनए को हटा के चावल के डीएनए में जोड़ देंगे, तो ऐसा चावल बनेगा जो कम पानी में भी ग्रोथ होगा। तो दो डीएनए को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएनए लाइगेज। दो क्या करता है, एडजॉइन करता है, एडजॉइन मतलब जोड़ता है दो डीएनए सीक्वेंस को। तो दो टाइप का एंजाइम हो गया। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। हमने क्या किया, एक डीएनए को हटाया या एक जीन को हटाया यहाँ से डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, और दूसरे जगह उसको जोड़ दिया डीएनए लाइगेज से। इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी का प्रयोग करके हम लोग अलग अलग चीज़ बनाए हैं। जैसे ऊपर में हम लोगों ने जो जीन साइलेंसिंग पढ़ा, वहाँ पे क्या किए, जो जीन नहीं चाहिए था उसको साइलेंस कर दिए, और वहीं पे अगर कोई जीन अगर चाहिए होगा तो क्या करेंगे, वहाँ से उसको काट देंगे, फिर डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और फिर जो जीन चाहिए उसको वहाँ से काटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और जहाँ पे चाहिए उसको वहाँ पे जोड़ देंगे डीएनए लाइगेज से। बस सिंपल सा प्रोसेस है, राइट। तो हमने बनाया दोस्तों, जो क्रॉप बनाया उसका नाम है बीटी क्रॉप, जिसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप। बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग जो क्रॉप बनाते हैं उसको बोलते हैं बीटी क्रॉप, बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप। तो देखिए, एक कीड़ा होता था जिसका नाम था बुल वर्म इंसेक्ट। एक कीड़ा होता था बुल वर्म इंसेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं लेपिडोप्टेरा, ठीक है। लेपिडो, पी नहीं पढ़, पी को साइलेंट पढ़ते हैं, पढ़िए लेपिडोप्टेरा। तो ये जो कीड़ा होता था वो डिस्ट्रॉय करता था किसको, तंबाकू के खेती को, कॉटन को, ब्रिंजल को, ब्रिंजल मतलब बैगन, टोबैको मतलब समझ रहे हैं तंबाकू, कॉटन मतलब समझ रहे कपास, ठीक है। इसको नुकसान करता था। मस्टर्ड को भी नुकसान करता था। कौन सा कीड़ा, बुलवर्म इंसेक्ट, ठीक है। तो ये जो खेत को नुकसान कर रहा है, तंबाकू को, कॉटन को, ब्रिंजल को, मस्टर्ड को, तो इनके खेत को बचाने के लिए, ठीक है, फार्मर जो है बहुत सारा केमिकल पेस्टिसाइड्स खेत में डालता था। जैसे मान लीजिए ये बैगन का खेती हो रहा है, तो ये वाला जो कीड़ा है साला हराम, सॉरी मतलब ये जो कीड़ा है बुलवर्म, ठीक है, ये क्या है, बहुत इसको नुकसान पहुंचाता था। तो किसान क्या करता था, बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड्स यहाँ पे डालता था। तो जिसके कारण कीड़ा तो मर जाता था, लेकिन आसपास जो जीव मतलब जो रहते थे अच्छे, तितली वितली जो खेत के लिए अच्छा है वो भी मर जाता था।
और बहुत समय बाद क्या होता है, आप देखे होंगे कि आप कितना भी चीज़ यूज कर लो वो चीज़ ख़त्म नहीं होता है। जैसे आप देखो पहले क्या होता था, हम लोग कछुआ छाप या मोर्टीन वोर्टीन जो जलाते थे तो उससे मच्छर वच्छर सब मर जाता था। लेकिन अब क्या है कि कितना भी आप जला लीजिए वो भुन भान करते रहे, घूमते रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इम्यूनिटी डेवलप कर लिया वो कीड़ा। ठीक है, तो उसी तरह से किसान भी कितना भी पेस्टिसाइड्स डाल दे रहा था, ये कीड़ा मरता नहीं था। तब साइंटिस्टों ने एक उपाय सुझाया। ये बोला कि एक बैक्टीरिया लिया, एक बैक्टीरिया होता है मिट्टी में होता है, ठीक है, जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या नाम है? एक बैक्टीरिया, एक मिट्टी में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिन, THURINGENESIS, थुरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया होता है। ये सॉइल बैक्टीरिया मतलब मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव का मतलब है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था TH ग्राम। तो उसने बैक्टीरिया के सेल वाल को स्टडी किया। बैक्टीरिया में भी सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति होता है, उसको स्टडी किया और बोला, उसके आधार पे बोला कि बैक्टीरिया दो टाइप का होता है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। क्या होता है, क्यों होता है, वो सब कोई काम का नहीं, बस समझो कि एक व्यक्ति था TH ग्राम, उसने बैक्टीरिया के सेल वाल को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बोल दिया ग्राम पॉजिटिव, दूसरे बोल दिया ग्राम नेगेटिव, खत्म कहानी। तो ये जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया है, यूपीएससी क्या करेगा, पूछ देगा कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया एक ऑप्शन में दे देगा कि इट इज़ ए सॉइल बैक्टीरिया एंड इट इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव नहीं है, ग्राम पॉजिटिव है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है वो सब मिट्टी में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है और जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जब साइंटिस्ट ने अध्ययन किया तो ये पाया कि इसमें एक जीन होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया में एक जीन होता है जिसका नाम है CRY1AC जीन। क्या नाम है? CRY1AC जीन। ये एक जीन होता है जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया में रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है, ये मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, इसलिए इसको सॉइल बैक्टीरिया बोलते हैं और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो इस बैक्टीरिया में साइंटिस्ट ने पाया कि इसमें एक जीन होता है CRY1AC जीन। आपको पता है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो जीन होता है वो DNA का पार्ट होता है। ठीक है, ऐसे ऊपर में भी देख लेते हैं, बार बार ड्रॉ करने से क्या अच्छा है, यहीं पे आपको इसी को देख के समझा देते हैं, है ना। ठीक है, तो आपको मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जीन होता है वो DNA से ही निकलता है। ठीक है, तो जो DNA होता है वो बहुत सारा DNA में कन्वर्ट होता है तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। बहुत सारा DNA जब RNA में कन्वर्ट होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब RNA mRNA rRNA tRNA में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। या इसी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन जनरेट होता है और इसी प्रोटीन से एक नया चीज़ डेवलप होगा। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए कुत्ता का गर्भ में अगर छोटा सा भ्रूण है तो यही भ्रूण जो है कुछ समय बाद एक बच्चे में कन्वर्ट होगा, तो वही ये प्रोटीन, ठीक है, वो प्रोटीन का होता है। ठीक है ना। तो उसी तरह से आपको पता है कि जो CRY1AC जीन है, ठीक है, तो यहीं पे है ये DNA में, तो वो जाके बहुत सारा DNA में कन्वर्ट होगा, DNA RNA में जाएगा, RNA mRNA tRNA rRNA में, और फाइनली वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो हमारा जो CRY1AC जीन है, ठीक है, CRY1 जो AC जीन है वो बनाता है साइटोक्सिक प्रोटीन। वो एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्राइटॉक्सिक प्रोटीन। क्या बनाता है? क्राइटॉक्सिक प्रोटीन। तो CRY1AC जीन है, ये आपको क्राइटॉक्सिक प्रोटीन बनाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर में, ट्रांसलेशन प्रक्रिया के द्वारा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रक्रिया के द्वारा क्राइटॉक्सिक प्रोटीन बनाया। तो ये जो क्राइटॉक्सिक प्रोटीन होता है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, CRY1AC जीन इसमें होता है और इस जीन से हम लोग जो है क्राइटॉक्सिक प्रोटीन बना सकते हैं जो बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर हम लोग क्या करें कि ये जो हम लोग के पास बैगन था या सरसों था या फिर जो मस्टर्ड था, ब्रिंजल था, कॉटन था, तो उसमें अगर ये वाला जीन हम लोग डाल दें और ये वाला जो, तो क्या करेगा, वो क्राइटॉक्सिक प्रोटीन बना लेगा। और ये जो क्राइटॉक्सिक प्रोटीन होता है वो उस जो कीड़ा था ना, वो जो कीड़ा था हमारा बोलवर्म इंसेक्ट, इसके लिए बहुत खतरनाक है। तो हमने क्या देखा कि सॉइल बैक्टीरिया जो होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, उसमें CRY1AC जीन होता है और इसी जीन से जो है एक नया प्रोटीन बनता है, जो आगे हमने प्रक्रिया देखा कि किस तरह से रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के द्वारा। और ये CRY1AC टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, CRY1AC जो जीन है वो क्राइटॉक्सिक प्रोटीन बनाता है। और ये जो प्रोटीन है ना,
ये जो प्रोटीन है वो इस कीड़ा के लिए बहुत खतरनाक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉइल बैक्टीरिया से, जो बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से ये वाला जीन निकाल लेंगे और ये वाला जीन हम लोग डाल देंगे आपका टोबैको, कॉटन, तंबाकू, कपास, ब्रिंजल मतलब बैगन और मस्टर्ड में। तब क्या होगा, ये वाला कीड़ा जो है इसको अगर खाएगा तो मर जाएगा, है ना, और हमारा खेत जो है बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक क्रॉप का हम लोग जीन उसका चेंज कर दे रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का मदद से। ठीक है, तो इसीलिए वैसे क्रॉप जहाँ पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसको उगाते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं, नया जीन डाल देते हैं, तो वैसे क्रॉप को हम लोग बीटी क्रॉप बोलते हैं। बीटी मतलब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी मतलब नहीं है, याद रखिएगा। जब हम बी और टी कैपिटल लिखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी, जब हम बी और स्मॉल टी लिखेंगे तो होगा बेसिलस thuringiensis। ठीक है, इसको हम लोग बीटी क्रॉप्स बोलते हैं, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बीटी क्रॉप का मतलब बेसिलस thuringiensis क्रॉप। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग सॉइल का बैक्टीरिया जो बेसिलस thuringiensis था उससे एक जीन निकलता है cry1ac जीन, जो क्राई टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है, जो बहुत खतरनाक होता है इस कीड़ा के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जीन को जिस क्रॉप को बचाना है उसमें डाल देंगे, उसमें डेवलप कर देंगे। तो फिर क्या होगा, ये वाला कीड़ा अगर इस क्रॉप को खाएगा तो मर जाएगा और हमारा क्रॉप बच जाएगा। तो अब किसान को कोई टेंशन नहीं है कि हम जो है फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड डालेंगे, क्योंकि ये वाला जो जीन है जो प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया और ख़तरनाक बन गया, वही उसको मार देगा। तो ऐसे क्रॉप को हम लोग बोलते हैं बीटी क्रॉप। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये किसके मदद से हो रहा है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। हमने क्या किया होगा, बेसिलस thuringiensis में ये जो जीन होगा उसको हम लोगों ने काटा होगा बैक्टीरिया से, उसके डीएनए से। तो काटने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए, तो रिडक्टेंस एंजाइम, है ना, रिडक्टेंस एंजाइम यूज करते हैं ना। यहाँ देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज यूज करते हैं काटने के लिए। और फिर उस हमने क्या किया, बैक्टीरिया से वो वाला जीन काटा होगा और ये वाला पेड़ में लगा दिया होगा। तो जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएनए लाइगेज, जो मैंने आपको पहले बताया। तो अगर काटना है डीएनए को तो यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, और जोड़ना है तो डीएनए लाइगेज। तो ये किसके अंदर हो रहा है, ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, जो हृदय है, जो सोल है, जो आत्मा है, जो हार्ट है, जो सोल है, वो कौन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं है कि आपने जीन काटा और तुरंत जोड़ दिया। उस जीन को ले जाने के लिए किसी का आप सहारा तो लेंगे। जैसे आपको मान लीजिए घर जाना है, तो घर कैसे जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, कहीं से तो जाएंगे। आपको एक जगह से चिट्ठी लेके जाना है तो कौन लेके जाएगा, डाकिया लेके जाएगा। तो उसी तरह से ये जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए भी एक कैरियर का ज़रूरत पड़ता है, एक वाहक का ज़रूरत पड़ता है, वाहक का जो लेके जाएगा, जिसको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, या इसको प्लास्मिड या कॉस्मिड भी बोलते हैं। ठीक है, जो कन्वर्ट करता है एक जीन को वहाँ से उठा के दूसरे जगह ले जाना। जैसे cry1ac जीन को लेके जाएगा और उस क्रॉप में जाके रखेगा, फिर उसको क्या करेगा, डीएनए लाइगेज उसको जोड़ देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर या वेक्टर, जो जीन को ले जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में दो चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, एक तो हो गया एंजाइम, उसके बाद बैक्टीरिया मतलब दो तीन चीज़ का यूज करता है, और एक यूज करता है वाहक का, जो हमारा जीन को एक स्थान से ले जाए, जहाँ से उठा के जहाँ पे हमको चाहिए वहाँ पे ले जाता है। ठीक है, तो इतना आप समझ में आ गया। अब देखिए, जो डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसका कहाँ कहाँ प्रयोग है, ग्रोथ हार्मोन में। मान लीजिए कोई व्यक्ति का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो जिस कारण से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसके हार्मोन को हम लोग हटा के नया हार्मोन डाल सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी हार्मोन के कारण ग्रोथ अगर नहीं हो रहा है, तो अगर उस हार्मोन को हटा के नया उसमें हम लोग जीन लगा दें जिससे ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या सर, कंबाइन कर रहे हो, एक जीन को हटा के दूसरी जगह लेके उसको जोड़ दे रहे हो, जो चाहिए उसको जोड़ दे रहे हो, जो नहीं चाहिए उसको हटाते रहो। ठीक है, उसी तरह से मानव के शरीर में इंसुलिन बनता है, इंसुलिन हमें मदद करता है जो है डायबिटीज़ नहीं होने में, है ना। तो अगर किसी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो जिस जीन के कारण इंसुलिन नहीं बन रहा है उसको हम हटा देंगे और नया वाला जोड़ देंगे जिसके कारण इंसुलिन बनेगा। ठीक है, तो ये किसकी मदद से कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग वैक्सीन भी बना सकते हैं, है ना, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। उसके बाद कोई व्यक्ति का अगर जो है खून नहीं जमता है, खून ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, क्योंकि खून का थक्का नहीं जमता है तो नुकसान है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ठीक है, जिसके कारण ब्लड नहीं हो रहा है, तो वो जीन को हटा दो और फिर हमारा बॉडी में ब्लड जमने लगेगा, है ना।
तो ये ब्लड एक फैक्टर एट करके, एक ब्लड में एक फैक्टर एट करके एक जीन होता है, वो क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले पाया गया था कि जो ब्रिटेन की रानी है, महारानी है, उसके परिवार में, जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, बॉडी की जो है में खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, अगर आपका हाथ अगर थोड़ा सा कट गया, कहीं कट गया, तो खून बहता रहेगा। अभी क्या होता है, कहीं से अगर खून, हाथ हमारा कुछ या कुछ कटता है, उंगली उंगली, तो थोड़ी देर बाद खून अपने आप जम जाता है। तो जिन के शरीर में फैक्टर 8 नाम का जीन नहीं होता है, ठीक है, तो उनका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो ये पहली बार पाया गया था कि कुछ व्यक्तियों में, और वो जो व्यक्ति थे वो थे ब्रिटेन के परिवार से, ब्रिटेन का जो महारानी है उनके परिवार से। और चूँकि वो राजा रानी था, इसलिए हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं में ये वाला पाया गया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग जीन को जो है, जो जीन के कारण हमारा ब्लड नहीं जम रहा है, उसको हटा के ऐसा जीन लगा सकते हैं जिसके कारण ब्लड जमता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, ब्लड क्लॉटिंग में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन हम लोग जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बना सकते हैं। हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से पोषण का क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई एप्पल है, ठीक है, आपको एप्पल तो महंगा है, मान लो कुछ भी है, जैसे कि हमको बच्चा लोगों को देना है खिचड़ी, खिचड़ी में देते हैं बचपन में, स्कूल में चावल देते हैं, दाल देते हैं। मान लीजिए दाल में हम लोग ऐसा कुछ जीन डाल दें जिसके कारण दाल का में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है ना। ऐसा हम लोग बीज बना लें जिसमें जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। ठीक है, तो किसकी मदद से होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से होगा। हम लोग ऐसा प्रोटीन उसमें जोड़ेंगे उस प्लांट में जो जल्दी जल्दी जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता होगा, वो ऐसा जीन जोड़ेंगे जो प्रोटीन की मात्रा तुरंत बढ़ा देगा। तो ये जो हम लोग एक जगह से जीन काट के दूसरी जगह डाल रहे हैं, वो किसकी मदद से कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंड्यूस करने मतलब लाने में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। उसी तरह से अगर कहीं पे कीड़ा बीड़ा है, कीट पतंगा बहुत है, ठीक है, सूखा पड़ गया, फ्लड रेजिस्टेंट, फ्लड को मतलब बाढ़ से मतलब बचाव वाला भी हम लोग फसल उगा सकते हैं सूखा से। क्योंकि अभी हमने देखा कैक्टस का एग्जांपल दिया जो पानी कम लेगा, उसी तरह से मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है तो हमारा पेड़ सड़े नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कोस्टल एरिया में बहुत सारा होता है, जैसे मैंग्रोव है, आपको पता है मैंग्रोव कहाँ होता है, ये आपका होता है डेल्टा के क्षेत्रों में, है ना, जहाँ पे समुद्र और का पानी और रिवर नदी का पानी मिलता है, वहाँ पे मैंग्रोव होता है। और ये नमकीन पानी में भी रह लेगा और बहुत ज़्यादा पानी में भी रह लेगा। तो मैंग्रोव में कुछ जीन ऐसा होगा जो इसको मदद करता होगा कि ज़्यादा पानी में भी ये आसानी से क्या होगा, सह लेगा। राइट, तो आपको पता है कि समुद्र का स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, जो कोस्ट है हमारा, वहाँ पे पानी बढ़ेगा, तो हमें वहाँ पे ऐसा पेड़ पौधा लगाना चाहिए जो बाढ़ में भी आसानी से टॉलरेट कर ले। तो हम क्या करेंगे, मैंग्रोव का जीन को उठा के इन क्रॉप में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। और ये वाला जो क्रॉप लगेगा वो क्या करेगा, बाढ़ को भी सह लेगा। समझ में आ रहा है, तो ये किसकी मदद से प्रयोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं ट्रांसजेनेसिस। ट्रांस मतलब क्या होता है, मैंने बताया था हस्तांतरण करना, और जेनेसिस मतलब जीन का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेनेसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जीन को हटाएंगे दूसरे में लेके जाएंगे। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जीन का हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे बीटी क्रॉप हमने देखा, जो बेसिलस thuringiensis जो क्रॉप हमने बनाया ऊपर, बीटी कॉटन, बीटी मस्टर्ड, जो भी, वो एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, क्योंकि एक जीन को हम लोग निकाल के दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसजेनेसिस। ठीक है, उसी से मिलता जुलता एक टर्म है, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जीन को हम लोग मॉडिफाई कर दिए हैं। ठीक है, जो जीन उसमें नहीं था उसमें हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, जैसे ब्लू रोज मतलब नीला गुलाब का एग्जांपल दिया, क्योंकि गुलाब जो होता था लाल होता था, वो क्यों होता था, डाईहाइड्रो, मैंने ऊपर बताया था, है ना, ये देखिए यहाँ पे जो गुलाब जो लाल होता था वो क्यों होता था, डाईहाइड्रो फ्लेवर रिडक्टेंस के कारण। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जीन को हटा देंगे वहाँ से, है ना, तो नया जो गुलाब बनेगा उसका जीन को क्या करेगा, हो जाएगा मॉडिफाई हो जाएगा, जीन क्या हो जाएगा उसका, मॉडिफाई हो जाएगा। तो वो ऐसा ऑर्गेनिज्म बन गया जिसका जीन क्या हो गया, मॉडिफाई।
इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसका हम लोग जीन को मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे ऊपर हमने लाल गुलाब देखा, हमने बीटी कॉटन देखा, उसमें भी क्या करिए, जीन को मॉडिफाई कर दिए। हम लोग ऐसा कॉफ़ी बनाएंगे जिसका जीन को हम लोग मॉडिफाई कर देंगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बन गया। ओपियम पॉपी, ऐसा अफीम बना दो, ऐसा पॉपी बना दो, पोस्ता का दाना जो नुकसान नहीं करेगा। ऐसा प्याज बनाओ जो आंसू नहीं देगा, टीयरलेस। ठीक है, हमने ऊपर देखा फ्लेवर सेवर टमाटो, जो बहुत लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो इसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पोली गैलेक्टिरोज। क्या नाम है? पोली गैलेक्टरेज, पोली गैलेक्टोरेज। तो पोली गैलेक्टरेज एक एंजाइम है जो टमाटर में रहता है, जिसके कारण टमाटर जो एक एंजाइम है जो क्या करता है, टमाटर में पकने का दर को, राइपनिंग प्रोसेस को धीमा कर देता है और टमाटर हमारा सड़ने से बच जाता है और लंबे समय तक आप टमाटर खा पाओगे, सड़ेगा नहीं और टमाटर को दूसरे देश आप ट्रांसफ़र भी ले भी जा सकते हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेवर सेवर टमाटो। तो हमने क्या किया होगा, ये जो एंजाइम है जिसके कारण हमारा पकने का दर धीरे हो रहा है, वही वाला एंजाइम हम टमाटर में डाल देंगे तो हमारा वो भी जो टमाटर बनेगा, उपजाऊ जो उत्पादन होगा, जिसका उपज होगा, वो धीरे धीरे पकेगा। ठीक है, और क्या होगा, वो बचेगा सड़ने से। तो ये हम लोग क्या करें, ऐसा चीज़ बना दे रहे हैं जिसका जीन को मॉडिफाई करे, इसलिए ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का नाम है। जैसे एग्जांपल है गोल्डन राइस, जैसे जो चावल होता है। ठीक है, तो चावल में हम लोग ने क्या किया, एक जीन को ट्रांसफ़र किया। इस जीन को ट्रांसफ़र करने से क्या हुआ, इस चावल में बीटा कैरोटीन नाम का जो है चीज़ डेवलप हुआ। बीटा कैरोटीन जो है दोस्तों, वो विटामिन ए ही है। विटामिन ए का एक टाइप है बीटा कैरोटीन, जो क्या करता है, विटामिन ए बनाने में मदद करता है। ठीक है, और इसी बीटा कैरोटीन के कारण क्या होता है, वो जो चावल होगा वो गोल्डन कलर का होता है, इसलिए हम लोग उस चावल को गोल्डन राइस, सुनहरा चावल बोलते हैं। तो ये जो बीटा कैरोटीन होता है वो बॉडी में विटामिन ए बनाने में मदद करता है। तो हमने क्या किया, एक जीन डाल दिया चावल में और उस जीन के कारण उस चावल में बीटा कैरोटीन नाम का प्रोटीन जो है डेवलप होने लगा। बीटा कैरोटीन नाम का विटामिन ए जो है वो डेवलप होने लगा। मतलब ये जो जीन है वो कन्वर्ट हो गया, हमारा पता है आपको, जीन कन्वर्ट होता है डीएनए जो कन्वर्ट होता है बहुत सारा डीएनए में, इसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट होता है आरएनए में, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए में कन्वर्ट होता है, जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए है वो आपका कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, जिसको हम लोग जो है ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये सारा मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, है ना। तो हमने क्या किया, जो ये जीन है वो जो आगे जाके बीटा कैरोटीन नाम का विटामिन ए देगा, ठीक है, तो उसको हमने इंसर्ट किए, उसको बाहर से डाले, इसलिए गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ठीक है, तो अगर हम बेटी क्रॉप की बात करें, जिसके बारे में ऊपर हमने बात किया था, ठीक है, तो बेटी क्रॉप को जो बनाया है, जो बेसिलस thuringiensis जो क्रॉप बनाया है, वो बनाया है बेल्जियम का एक कंपनी जिसका नाम है प्लांट जेनेटिक सिस्टम। ठीक है, प्लांट जेनेटिक सिस्टम बनाया 1985 में। ठीक है, प्लांट जेनेटिक सिस्टम जो है बेल्जियम की कंपनी थी जो बीटी क्रॉप बनाती थी 1985 में। तो पहला जो बीटी क्रॉप, बेसिलस thuringiensis क्रॉप जो बना है वो उसका नाम था बीटी तंबाकू, बीटी टोबैको। इंडिया का पहला जो बीटी क्रॉप था, इंडिया में जो बीटी क्रॉप है वो है कॉटन, कपास, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बैगन और बीटी मस्टर्ड। लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन ही अभी प्रयोग होता है। बाकी बीटी ब्रिंजल जो है और बीटी मस्टर्ड है उसको भी हम लोग अलाउ नहीं किए हैं। ठीक है, तो पहला इंडिया का बीटी क्रॉप जो है वो है आपका बीटी कॉटन, जो अभी प्रयोग हो रहा है। बाकी बीटी ब्रिंजल और बीटी मस्टर्ड भी अभी ट्रायल फेज में, अभी हम लोग उसको भारत में खेती के लिए अलाउ नहीं किए, अभी उस पर रिसर्च हो रहा है कि क्या वो पर्यावरण और व्यक्ति के लिए सही है कि नहीं। बीटी कॉटन को क्यों अलाउ कर दिए, क्योंकि बीटी कॉटन जो होता है उसको कोई खाता नहीं है, उससे बनता है कपड़ा और भी बहुत सारी चीज़, टेक्सटाइल बनता है। लेकिन बीटी ब्रिंजल और बीटी मस्टर्ड हम लोग खाते हैं, बैगन और सरसों। तो हम लोग ऐसा बीटी क्रॉप को अलाउ नहीं करना चाहते जो, क्योंकि इसमें जीन मॉडिफाई हुआ है ना। तो अगर मान लीजिए ऐसा जीन है जो मॉडिफाई तो हो गया, अच्छा तो कीड़ा मकोड़ा के लिए नुकसान है, लेकिन मान लो हम लोग अगर उसको खाएं तो हम लोग को बॉडी में नुकसान हो गया, तो इसीलिए वैसे क्रॉप पे अभी रिसर्च चल रहा है, हम लोग अलाउ नहीं किए। तो ये जो प्लांट जेनेटिक सिस्टम था 1985, जो बेल्जियम की कंपनी थी जिसने पहला बीटी क्रॉप बनाया, और जो बीटी क्रॉप को बनाया उस कंपनी को अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है मोसेंटो। क्या नाम है? मोसेंटो, MOSANTO। तो ये जो मोसेंटो कंपनी है, इसने प्लांट जेनेटिक सिस्टम जो बेल्जियम की कंपनी थी उसको खरीद लिया। अब क्या हुआ, इस मोसेंटो ने जो क्राई 1AC जीन था,
जो बेसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से निकलता है उस पर ले लिया पेटेंट। पेटेंट का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राई1 एसी जीन का प्रयोग करना चाहता है तो उसको मोसेंटो से परमिशन लेना पड़ेगा। बिना मोसेंटो के परमिशन से कोई भी कंपनी क्राई1 एसी जीन प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो प्लांट जेनेटिक सिस्टम जो एक कंपनी थी बेल्जियम की जिसने बीटी का आविष्कार किया या बीटी को खोजा बेसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से, सॉइल बैक्टीरिया से, बेसिलस थुरिनजेनेसिस से, जिसमें क्राई1 एसी जीन होता है जो कीड़ा मकोड़ा के लिए नुकसान होता है, तो उसको डेवलप किया था प्लांट जेनेटिक सिस्टम ने। लेकिन बाद में उस कंपनी को कैप्चर कर लिया, खरीद लिया मोसेंटो नाम की अमेरिका की कंपनी ने, और पेटेंट ले लिया क्राई1 एसी जीन पर का। तो कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि हम क्राई1 एसी जीन प्रयोग करें कोई भी क्रॉप में तो उसको मोसेंटो को पैसा देना पड़ेगा और मोसेंटो से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बीटी कॉटन में जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो यूज करते हैं बॉल गार्ड 1 2002 में लेके आए हैं, बॉल गार्ड 2 2006 में। क्या है कैसे है कोई काम का नहीं है, बस याद रखो बॉल गार्ड 1 बॉल गार्ड 2 जो है बीटी क्रॉप से रिलेटेड है, बीटी कॉटन से बस। फिर बॉल गार्ड 1 क्या है इसमें लिख दिया हूँ मैं वैसे, एक इसमें हम लोग एक जीन को ये 1 जीन टेक्नोलॉजी है, एक जीन इसमें लेके आते हैं क्राई1 एसी जीन। तो ये जो जीन होता है बॉल गार्ड 1 जिसमें एक जीन हम लोग टेक्नोलॉजी प्रयोग करते हैं, जिसमें एक जीन हम लोग डालते हैं उस क्रॉप में क्राई1 एसी जीन जिसका नाम है, ये जो हेलियोथिस इन्फेस्टेशन होता है, हेलियोथिस मतलब कीड़ा मकोड़ा है, हेलियोथिस कीड़ा या बुलवार्म कीड़ा, उसके विरोध में काम करता है। बुल गार्ड 2 में हम लोग 2 जीन लेके आते हैं क्राई1 एसी जीन और क्राई2 एसी जीन। तो ये ऊपर वाला पे तो नुकसान है ही, साथ ही साथ जो टिड्डा होता है कैटरपिलर जो स्पोडोप्टेर होता है उस पर भी नुकसान होता है। तो उतना काम का ये नहीं है, बस मोटा मोटी समझ लो कि क्राई1 में कुछ कीड़ों के लिए होगा, क्राई2 में ज़्यादा कीड़ा हो गया, और दोनों जो है जीन का टेक्नोलॉजी है जो बीटी क्रॉप में यूज होता है, बस उतना ही, यार कोई काम का नहीं है। डायरेक्ट आपसे जो वैसे पूछा भी है कि बुल गार्ड क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि बीटी क्रॉप में हम लोग टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जीन को डालने का तकनीक है बस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्यों जो है जीएम क्रॉप जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होता है उसके विरोध में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि जीएम क्रॉप से जो होता है लोग का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी का मतलब हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। प्लस बीटी क्रॉप में बोलते हैं 33 तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है जो मानव शरीर को प्रभावित करता है बीटी क्रॉप। ठीक है, जो बीटी मस्टर्ड है, अगर बीटी मस्टर्ड लेके आएंगे तो क्या होगा, जीन हम लोग लेके आ रहे हैं बाहर से, तो क्या होगा पूरा जो हमारा मस्टर्ड होगा वो सब में बीटी बीटी हो जाएगा, बेसिलस थुरिनजेनेसिस। तो हमारा जो लोकल वैरायटी है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बीटी क्रॉप जो होता है दोस्तों उसका प्रोडक्टिविटी, उसका जो उत्पादकता होता है वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसका कुछ समय बाद उसका जो उत्पादकता होता है वो सीमित हो जाता है। सीमित शुरू में बहुत ज़्यादा होगा लेकिन धीरे धीरे करके सीमित हो जाएगा। जैसे पंजाब हरियाणा के किसान बोल रहे हैं कि भैया कि आप पहले जो हम बीटी कॉटन जितना लगाते थे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब जो बीटी कॉटन लगा रहे हैं उससे उतना जो है उत्पादन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कीड़ा है लेपिडोप्टेरा था ना शुरू में कीड़ा, ये देखिए शुरू में तो पढ़े थे ना बीटी में, यहाँ देखिए बेसिलस थुरिनजेनेसिस के बारे में पढ़े थे जिसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए बुलवार्म इंसेक्ट जो लेपिडोप्टेरा है, बुलवार्म में कीड़ा है लेपिडोप्टेरा, तो वो लेपिडोप्टेरा जो है पहले मर जाता था बीटी कॉटन से, लेकिन अब जो है किसान बोल रहे हैं, ठीक है पंजाब हरियाणा के, कि लेपिडोप्टेरा जो है वो उसको इम्यूनिटी मिल गया, वो अब मरता ही नहीं है साला। ठीक है, प्लस बीटी मस्टर्ड जो भी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है कि कीड़ा तो मरा ही है, लेकिन जो मधुमक्खी है जो बहुत हनी भी मतलब जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी वो भी मर गई है। और आपको पता है मधुमक्खी जो है वो पोलिनेशन परागन में बहुत मदद करता है, मधुमक्खी है तितली है, तो वो सब भी मर गया है। ठीक है, प्लस वहाँ का जो जैव विविधता है वो भी खतरनाक है। अब हर जगह जो है आपको बीटी कॉटन यही सब दिख रहा है। प्लस चूँकि मधुमक्खी और तितली वितली मर जा रहा है, तो तितली और मधुमक्खी क्या करता है, वो परागन में पॉलिनेशन में बहुत मदद करता है, तो वहाँ पे और भी तरह का जो फूल है, पत्ती है, पेड़ है, वृक्ष है, वो भी धीरे धीरे मर जा रहा है। ठीक है, तो पॉलिनेटर्स जो है, जो परागन करने वाला जो कीड़ा मकोड़ा है, तितली है, मधुमक्खी है, वो भी मर रहा है, इसलिए वहाँ का बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता भी प्रभावित हो रहा है। तो ऐसा किसान का ऐसा लोगों का मानना क्या है, ऐसा सही में भी हो रहा है, इसलिए लोग जो है विरोध करें। इसलिए इन कारणों के कारण भारत सरकार अभी भी बीटी कॉटन को, सिर्फ बीटी कॉटन को ही अलाउ की है, बाकी बीटी मस्टर्ड ये सब को अलाउ नहीं की है। ठीक है,
तो जो मोसेंटो कंपनी है दोस्तों, मोसेंटो, तो मोसेंटो तो अमेरिका की कंपनी है। तो मोसेंटो ने भारत में अपना जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो दे दिया है एक कंपनी को जिसका नाम है महाराष्ट्र हाइब्रिड कॉरपोरेशन, माहिको, MAHYCO, महाराष्ट्र, M से महाराष्ट्र, HY से हाइब्रिड और CO से कॉरपोरेशन। तो महाराष्ट्र हाइब्रिड कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है जिसको मोसेंटो ने भारत में जिम्मेदारी दे दिया है GM क्रॉप्स बीटी कॉटन से रिलेटेड। तो जो माइको है उसका जो हेड क्वार्टर है वो जलना में है। जलना कहाँ है दोस्तों? JALNA, जलना। जलना कहाँ है? जलना है महाराष्ट्र में। तो जो माइको कंपनी है वो भारत में रिसर्च डेवलपमेंट करती है एग्रीकल्चर में, ठीक है, और लोगों को जागरूक करती है, एजुकेट करती है, ठीक है, माइको। तो इसी कंपनी, जो सरकारी कंपनी है, इसको ही मोसेंटो ने दे दिया है जिम्मेदारी, माइको को, ठीक है। अब देखिए, एक इसी से मिलता जुलता टर्म है, एक को बोलते हैं टर्मिनेटर जीन, ठीक है। तो टर्मिनेटर जीन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बीज है, सीड है, उसमें टर्मिनेटर जीन अगर डाला हुआ है, ठीक है, तो इस बीज को बस आप एक बार लगा लोगे और उगा लो, फिर अगली बार इस बीज से आप कुछ नहीं, ये नहीं उगेगा। अभी किसान क्या करता है, देखो, अभी किसान क्या करता है सबको पता है। किसान क्या करता है? खेती करता है, ठीक है। फिर जब खेती से, जब मान ली चावल का खेती किया, चावल का वो पौधा उगा, फिर चावल को मतलब धान उगा, धान को उसने कुछ धान को अगले मतलब 100 किलो धान हुआ, तो 100 किलो धान में से 99 kg धान जो है बेच देगा या खा जाएगा, और 1 kg धान जो है वो अपने पास रख लेता है। फिर अगले साल इस जो 1 kg धान है इसी को वो सोइंग करेगा, बोएगा खेत में, ठीक है, और फिर उससे उगेगा। फिर अगली बार इसको थोड़ा सा रख लेगा बीज के रूप में, फिर बोएगा। तो किसान क्या करता है? बीज को प्रयोग करते रहता है साल दर साल, ठीक है। इससे क्या होता है? नया बीज खरीदने का उसका जो खर्चा है थोड़ा सा बच जाता है। लेकिन जो टर्मिनेटर जीन होता है उसमें क्या होगा, एक बार अगर आप उगा लिए तो अगली बार इसका जो भी बीज होगा उसे आप दोबारा से नहीं उगा पाओगे, तो टर्मिनेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। मतलब ओनली वायबल फॉर वन ऑफ स्प्रिंग, एक बार उगा लो बस, उसके बाद वो दोबारा अगर आप बोओगे उसी बीज को तो नहीं उगेगा, ठीक है। तो मोसेंटो ने क्या किया है, इस तरह से बीटी कॉटन में इस तरह से एक जीन डाल दिया है ताकि उस बीज को आपको एक ही बार उससे जो है कपास उगा सकते हो। दोबारा अगर आप लगाओगे बीज उसको तो उत्पादकता एकदम ना के बराबर होगा, या होगा भी तो बहुत कम होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, किसान को बार बार खरीदना पड़ेगा मोसेंटो कंपनी से जो है कॉटन, बीटी कॉटन का सीड, है ना। तो उसको हम लोग टर्मिनेटर जीन बोलते हैं। तो टर्मिनेटर जीन क्या होता है दोस्तों, उसका बार बार आप प्रयोग जो है नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ केमिकल हम लोग डाल देते हैं बीज में, टेट्रासाइलिन। उससे क्या होता है, बीज जो है एक ही बार आपको जो है उत्पादकता देगा, अगली बार उत्पादकता बहुत कम देगा, ठीक है। इसमें कुछ टर्मिनेटर जीन डाल देते हैं और कुछ टर्मिनेटर जो है कुछ मतलब केमिकल डाल देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी बीज होगा उसका जो है एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए। एक संस्था होती है जिसका नाम है GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। जेनेटिकली मतलब अनुवांशिकता, इंजीनियरिंग, है ना, अप्रेजल मतलब मूल्यांकन समिति। ये समिति जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया है। तो भारत में जो भी जेनेटिकली GM क्रॉप होता है, जो जिसमें हम लोग जीन को मॉडिफाई करते हैं, बीटी क्रॉप होता है जिसमें जीन को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो या कोई भी सामान बाहर से ऐसा आ रहा है जिसमें जिसका जीन जो है मॉडिफाई है, जिसमें हम लोग जीन को चेंज किए हैं, कोई भी सामान भारत में अगर इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट मतलब आयात हो रहा है, तो उसके लिए GEAC का अप्रूवल चाहिए। फाइनली जो अप्रूवल देता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देता है, लेकिन सबसे पहले GEAC से परमिशन लेना पड़ता है, फिर GEAC हाँ बोल देता है, तब ये फाइल जाता है आपका पर्यावरण मंत्रालय के पास, फिर फाइनली पर्यावरण मंत्रालय हाँ बोल देती है, तो फलाना चीज़ जिसमें मॉडिफाई हुआ है वो चीज़ भारत में आ सकता है। या अगर भारत में कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लगाना है तो आपको GEAC से परमिशन लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको मंत्रालय, जो पर्यावरण मंत्रालय है, उसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। GEAC जो है वो एक वैधानिक संस्था है, स्टेचुटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है। स्टेचुटरी बॉडी का मतलब ऐसा बॉडी जिसका निर्माण कानून से हुआ है। तो आपको पता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत GEAC बना है, इसीलिए GEAC भी एक स्टेचुटरी या एक वैधानिक संस्था है दोस्तों, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मोलिकुलर फार्मिंग या बायो फार्मिंग
या एडिबल वैक्सीन। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर ये आपको पसंद हो रहा है और आप चाहते हैं कि जीरो IAS के चैनल को ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को बढ़िया करना, ताकि आपका ये प्रीलिम्स जो है एक बार में UPSC का प्रीलिम्स आपको 2024 का निकल जाए, तो इसके लिए मैंने आपके लिए कोर्स लेके आए हैं, जिसमें ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी का एक कंपोनेंट है। कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पे फ्री कर देता हूँ ताकि सब बच्चे उसको देखें और पता करें कि क्वालिटी कैसा है, किस तरह आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मात्र 299 रुपीज़ में पूरा आपका कंप्लीट प्रिपरेशन UPSC का करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज, CSAT, करंट अफेयर और सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबका नोट्स देंगे। तो अगर जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 299 रुपये का पेमेंट करके आप जो है पूरा कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।